Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Plan Classes. गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, यानी कि निषेचन के बारे में बताया था कि ह्यूमन बॉडी में निषेचन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं मैमल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, यानी कि बैकबोन पाया जाता है, और साथ में वे अपने ही जैसे संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। अब स्तनधारी दो प्रकार से होते हैं। एक का नाम है प्राइमेट मैमल्स, प्राइमेट मैमल्स, जबकि दोस्तों दूसरे का नाम है नॉन प्राइमेट मैमल्स। देखिए दोस्तों, हिंदी में भी बिल्कुल सेम ही नाम है। प्राइमेट मैमल्स को कहेंगे प्राइमेट स्तनधारी, प्राइमेट स्तनधारी, जबकि नॉन प्राइमेट मैमल्स को कहेंगे नॉन प्राइमेट स्तनधारी, नॉन प्राइमेट स्तनधारी। अब समझ लेते हैं इन दोनों में मेजर डिफरेंस कौन सा है। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। वैसे जंतु जिनके मादा स्तनधारी में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव या रज चक्र पाया जाता है, वे प्राणी आते हैं प्राइमेट मैमल्स में। जबकि दूसरे तरफ वैसे स्तनधारी जिनके फीमेल मैमल्स में यानी कि मादा स्तनधारी में ईस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र पाया जाता है, उनमें यानी कि वे जंतु जो होते हैं नॉन प्राइमेट स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, इनके मादा स्तनधारी में ऋतुस्राव या रज चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य के अलावा बंदर के अलावा चिंपैंजी, इसके अलावा लंगूर। जबकि नॉन प्राइमेट स्तनधारी में वैसे स्तनधारी आते हैं, यानी कि वैसे मादा स्तनधारी आते हैं जिनमें ईस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र पाया जाता है। कह सकते हैं इनके मादा स्तनधारी में ईस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र पाया जाता है। एग्जाम्पल में दुधारू पशु, इनमें जो है ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमेट मैमल्स और नॉन प्राइमेट मैमल्स में यही एक मेजर डिफरेंस है कि प्राइमेट मैमल्स में जो मादा स्तनधारी होते हैं इनमें ऋतुस्राव पाया जाता है, जबकि नॉन प्राइमेट के जो मादा स्तनधारी होते हैं उनमें जो है मध्य चक्र पाया जाता है, जैसे कि दुधारू पशु। जबकि प्राइमेट मैमल्स एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, मनुष्य, बंदर, लंगूर इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं।
दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव या रजचक्र तथा स्ट्रस साइकिल। स्ट्रस साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं मध्य चक्र, इनमें क्या डिफरेंस है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनमें पाया जाते हैं ऋतुस्राव और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है मध्य चक्र। तो मेजर डिफरेंस तो यही हो गया कि ऋतुस्राव मादा प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है, पाया जाता है, जबकि मध्य चक्र मादा नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का यानी ऋतुस्राव का या रजचक्र का, जनरली जो है ह्यूमन के अंतर्गत ऋतुस्राव तकरीबन 28 दिन के आसपास होता है। यानी कि ह्यूमन में जो फीमेल होते हैं उनके अंतर्गत ऋतुस्राव तकरीबन 28 दिन का होता है, लेकिन यह अलग अलग फीमेल में अलग अलग दिन का हो सकता है। जैसे कि किसी फीमेल में यह 35 दिन का हो सकता है, किसी में 30 दिन का, किसी में 25 दिन का, किसी में 27 दिन का। तो यह वैरी टू वैरी यानी कह सकते हैं हम हर एक फीमेल टू फीमेल जो है यह वैरी करते रहता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऋतुस्राव जब होता है तो इस चक्र के अंतिम दिनों में यानी कि जब 28 दिन पूरा होने वाला होता है, या कह सकते हैं अगर किसी फीमेल में 30 दिन का होता है तो जब 30 दिन पूरा होने वाला रहता है तो अंतिम समय में ब्लीडिंग होता है। ठीक है दोस्तों। ऋतुस्राव में मादा स्तनधारी में चक्र के अंतिम दिनों में ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव होता है, जो कि वजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। कह सकते हैं हम इस चक्र के अंतिम दिनों में ब्लीडिंग जिसे हम कह सकते हैं रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, जबकि मध्य चक्र के अंतिम दिनों में रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी क्या समझे कि इस चक्र के अंतिम दिनों में रक्तस्राव होता है, जबकि मध्य चक्र के अंतिम दिनों में रक्तस्राव नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर फीमेल जो है अपने
मेल पार्टनर का चुनाव कर चुकी हो तब इस चक्र के दौरान वह किसी भी समय प्रजनन के लिए यानी कि संभोग के लिए अनुमति दे सकती है। ठीक है दोस्तों, क्या समझे आप? ऋतुस्राव या रज चक्र के दौरान अगर फीमेल अपने मेल पार्टनर का चुनाव कर चुकी है उस केस में वह प्रजनन के लिए या फिर संभोग के लिए अनुमति दे सकती है। जबकि मध्य चक्र में यानी मध्य चक्र के दौरान जो मादा स्तनधारी होते हैं वे मेल को एक हीट पीरियड में ही यानी कि हम कह सकते हैं इनके अंदर जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है सिर्फ उसी स्थिति में या उसी समय ही उस मेल पार्टनर को प्रजनन के लिए अनुमति दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं इस चक्र के दौरान कभी भी महिला या हम कह सकते हैं मादा नर को संभोग के लिए, संभोग यानी कि हम सेक्स भी कहते हैं, संभोग के लिए अनुमति दे सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें मध्य चक्र का, इस चक्र के दौरान केवल हीट पीरियड का मतलब हुआ दोस्तों जब इनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा वह जो समय होता है उसे हम कहते हैं हीट पीरियड। तो इस चक्र के दौरान केवल हीट पीरियड में ही मादा नर को संभोग के लिए अनुमति दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। तो अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम समझने वाले हैं सीजनल ब्रीडर्स के बारे में। सीजनल ब्रीडर्स को हम लोग बोलते हैं मौसमी प्रजक। जबकि एक होता है आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। समझते हैं पहले कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं। दोस्तों कंटिन्यूअस ब्रीडर्स को हिंदी में कहते हैं सतत प्रजक। आइए समझते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है मौसमी सीजनल यानी कि वैसे जीव
या वैसे जंतु जिनके कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, यानी कि वैसे जंतु जो अपने जनन अवस्था के दौरान केवल वर्ष के एक खास मौसम में ही प्रजनन करते हैं या संभोग करते हैं या सेक्स करते हैं, तो वैसे प्राणी जो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे हम? वैसे जंतु जो पूरे वर्ष भर अपने जनन अवस्था के दौरान केवल एक खास मौसम में ही संभोग करते हैं, वैसे जंतु क्या कहलाएंगे? मौसमी प्रजक। वैसे जीव जो अपने पूरे जन्म अवस्था के दौरान एक खास मौसम में ही एक खास मौसम में ही संभोग करते हैं, मौसमी प्रजक कहलाते हैं। मौसमी प्रजक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सतत प्रजक यानी कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार। वैसे जंतु जो अपने जनन अवस्था के दौरान किसी भी समय या किसी भी काल में, कह सकते हैं चाहे कोई भी मौसम हो, उस मौसम में अगर संभोग कर सकते हैं तो वे जंतु आते हैं सतत प्रजक। जैसे कि ह्यूमन, मुर्गी, ये सब क्या होते हैं? सतत प्रजक होते हैं। इनको जो है संभोग के लिए किसी मौसम की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे जीव जो अपने पूरे जनन अवस्था के दौरान वैसे जीव जो अपने पूरे जनन अवस्था के दौरान कभी भी संभोग कर सकते हैं, सतत प्रजक कहलाते हैं। सतत प्रजक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन यानी कि मनुष्य। तो दोस्तों हम लोग किस में आते हैं? सतत प्रजक में, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। कोई रोक टोक नहीं है, आपकी जब इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों कुछ टर्म हैं, शब्द हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज में रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में बताया था। क्या बताया था दोस्तों? जब स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं
उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब दोस्तों निषेचन के पहले भी कुछ क्रिया होता है और निषेचन के बाद भी कुछ क्रिया होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि निषेचन के पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं और निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, निषेचन के पहले सबसे पहले अगर मेल है तो उसमें क्या बनेगा, स्पर्म। उसमें क्या बनेगा दोस्तों, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनेगा। उस स्पर्म जब बनता है तो उसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शुक्राणु जनन। शुक्राणु किसमें बनता है, पुरुष में का बनना, शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन दोस्तों, शुक्राणु जनन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि फीमेल में यानी कि मादा में अंडाणु बनता है। मादा में क्या बनता है दोस्तों, अंडाणु। तो अंडाणु का बनना जो है यह अंडाणु जनन कहलाता है। अंडाणु जनन, इसे इंग्लिश में कहते हैं oogenesis। oogenesis। इसके अलावा दोस्तों स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो कह सकते हैं शुक्राणु का स्थानांतरण, यानी कि कह सकते हैं स्पर्म का ट्रांसफर। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, तो शुक्राणु का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, तो निषेचन से पहले क्या क्या क्रिया होता है, तो पुरुष के अंदर शुक्राणु बनता है और शुक्राणु बनने की क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। इंग्लिश में कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि मादा के अंतर्गत अंडाणु बनता है और अंडाणु बनने की क्रिया को कहते हैं अंडाणु जनन। इंग्लिश में कहते हैं oogenesis। और शुक्राणु का मादा के बॉडी के अंतर्गत फैलोपियन ट्यूब में जो संचलन होता है तो हम कह सकते हैं शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। जबकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज किसका निर्माण होता है दोस्तों, युग्मनज। इसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं दोस्तों, जाइगोट बोलते हैं। यह एक प्रकार से कोशिका होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ और टर्म है जो हमें काफी कंफ्यूज करता है, जैसे कि युग्मक, गैमेट। समझते हैं दोस्तों हमारे गैमेट क्या होते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं सिर्फ गैमेट, सिर्फ क्या बोलते हैं दोस्तों, गैमेट, तो गैमेट को हम लोग कहते हैं युग्मक। युग्मक, अगर हम युग्मक कहते हैं तो इसका मतलब है युग्मक में शुक्राणु भी आ गया और साथ साथ अंडाणु भी आ गया। अगर हम केवल कहते हैं युग्मक, इसका मतलब क्या है कि हम शुक्राणु की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अंडाणु की भी बात कर रहे हैं। अगर दोनों बनेगा तब उसे हम कहेंगे युग्मक जनन।
उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? युग्मक जनन। यानी कि एक साथ शुक्राणु और अंडाणु का बनना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया है कि निषेचन क्या है, शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, और शुक्राणु का बनना जो है वह शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अंडाणु का बनना जो है oogenesis यानी कि कह सकते हैं अंडाणु जनन कहलाता है। और शुक्राणु का जो स्थानांतरण होता है फैलोपियन ट्यूब में, जब वे जाके अंडाणु और स्पर्म मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।